Kamlesh Dagar, founder of Kirti Nature Care Foundation. This is my first video which belongs to nature care. ये हमारी पहली वीडियो है जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से जुड़ा हुआ, ये वो शब्द है जो कि बहुत ही सुना हुआ लगता है, पर इंसान ने इसको ठीक से समझा नहीं है अभी तक। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी और आने वाली सभी वीडियोस में प्रकृति के बारे में हम बताएंगे और प्रकृति से जुड़े कुछ सवाल जवाब, कुछ प्राकृतिक रहस्य, कुछ नई नई जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जो हमारा जीवन प्रकृति से लगभग टूटने की कगार पर है, हम वही प्रकृति से इंसान का जो रिश्ता है उसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रकृति चिकित्सा में 6 तत्व होते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा ये पूरा हाथ है, ये पूरा हाथ मह तत्व कहलाता है, एक पूरा तत्व है ये। एक है आकाश तत्व, जिसे हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं। दूसरा है वायु, जिसे एयर एलिमेंट कहा जाता है। तीसरा है अग्नि, फायर एलिमेंट। जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट। पृथ्वी तत्व, देखिए अर्थ एलिमेंट। इन्हीं 6 और पूरा ये महतत्व यानी कि 6 एलिमेंट से हमारी पृथ्वी बनी है और 6 एलिमेंट से ही हमारा बॉडी बनी हुई है, यानी कि शरीर, फिजिकल बॉडी हमारी। वैदिक काल में जब वेदों की रचना हुई थी तो उसके बाद आता है पुराण काल, और पुराण काल में ही प्राकृतिक चिकित्सा बहुत प्रचलित हुई। इसका एक बहुत सारे हमारे पास प्रूफ हैं, उदाहरण भी हैं। बट देखिए, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा होता है स्पेशली फास्टिंग होती है इसके अंदर। जैसे कि एक होता है दूध कल्प, फल कल्प, जो कि उस समय बहुत प्रचलित था। दूध कल्प का मतलब होता है जिसे आज हम फास्टिंग ऑन मिल्क कहते हैं, यानी कि दूध को गर्म करके ठंडा करके फिर उसे लिया जाता है, वो भी फास्टिंग, पूरे दिन फास्ट रख के सिर्फ दूध ही लेना है, वो भी 2 टाइम या 3 टाइम या 1 टाइम, ये फास्टिंग करने वाले पे डिपेंड करता है। और वैसे ही दूसरा होता है फल कल्प, यानी फास्टिंग ऑन फ्रूट। देखिए, फ्रूट्स भी बहुत सारे होते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ कि राजा दशरथ थे, जिनकी रानियाँ थी 3 और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फास्टिंग ऑन फ्रूट किया था। वो भी फ्रूट्स भी एक ही फ्रूट लिया था, यानी कि फलों में भी सिर्फ एक ही फल लेना, एक ही प्रकार का, और कोई फल नहीं लेना। तो उससे उन्होंने, एक ऋषि जी के कहने पर उन्होंने फास्टिंग ऑन फ्रूट किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इस बात का प्रमाण है कि उपवास करके एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। देखिए, आयुर्वेदिक या औषधि चिकित्सा जो थी भारत में या अन्य और देशों में, रावण के समय से स्टार्ट हुई थी। देखिए, रावण एक राजा था जो कि एक बहुत ही भोगविलासी, मदिरा पान करने वाला राजा था, जो कि प्रकृति के नियमों को फॉलो नहीं कर सकता था। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि राजा जो थे रावण, उनकी माता जो थी एक राक्षसी थी, दानव कुल से बिलोंग करती थी, और जो पिता थे वो ऋषि मुनि थे। तो दोनों ही गुण उनमें थे, पर वो प्रकृति को फॉलो ना करके मदिरा पान करते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा करा कि वो एक बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने औषधियों की खोज करी और ऐसी काढ़ा और लेप ऐसा बनाया, औषधियाँ बनाई, जिससे कि वो बिना प्रकृति को फॉलो करे ही अस्वस्थ से स्वस्थ हो सकें। कई बीमारी का उन्होंने इलाज भी करा। आपको मैं एक धीरे धीरे बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जैसे औषधियाँ शुरू हुई तो प्राकृतिक चिकित्सा लुप्त हो गई। एक महाबघ नामक महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में लिखा है कि एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नामक जगह से एक राजगृह आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कलंद निवाय एक जगह थी जहाँ पर संघ उनका ठहरा हुआ था। वहाँ एक दिन बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट लिया। तो सांप के काटने पर सब तुरंत महात्मा बुद्ध जी के पास आए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि सांप को, एक बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट लिया। तो सब लोग मिलकर के महात्मा बुद्ध जी के पास आए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा
कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि विष नाश के लिए आप लोग चिकनी मिट्टी, गोबर, गौमूत्र और राख का उपयोग करें, अर्थात मिले सबका, यानी सब कुछ मिला के इस्तेमाल करिए। अतः इस 2500 वर्ष पुरानी घटना से ये पता चलता है कि विष नाश के लिए मिट्टी का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने दिलीप वक्त नामक भिक्षु के बीमार होने पर उनको भाप स्नान, जल स्नान, उष्ण जल स्नान ये मतलब प्रयोग करने की आज्ञा दी थी। आदि सृष्टि का इतिहास देखने से पता चलता है कि आदि युग में आजकल की तरह औषधियाँ नहीं थी और ना ही अस्पताल थे, ना ही बड़े बड़े डॉक्टर थे। फिर भी आदमी आज के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक सुखी से व लंबी उम्र जीते थे। वह एक युग था जब लोग प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हुआ करते थे, ना ही जल्दी बूढ़े होते थे, ना ही बीमार होते थे। और यह इसलिए था क्योंकि सृष्टि के लोग, आदि में रहने वाले सभी लोग सच्चे अर्थों में प्रकृति भक्त थे। उसी काल से अपने देश में ये परंपरा रही है कि परंपरा बन गई और इन्होंने रीति रिवाजों का रूप धारण कर लिया और ये धर्म बन गया एक तरह से कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, व्रत करना, उपवास, सात्विक भोजन करना, सप्ताह में एक दिन खाना खाना, वो भी लवणहीन यानी कि बिना नमक का भोजन करना, सात्विक भोजन करना, ईश्वर का नाम लेना, ये सब बहुत आवश्यक हो गया। प्राचीन काल में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोने कोने में कहीं ना कहीं प्राकृतिक चिकित्सा किसी न किसी रूप में प्रचार में रही थी और बहुत ही अच्छा प्रचार हुआ करता था। ईसा मसीह के जन्म के कई सौ वर्षों पहले हिप्पोक्रेटिस नामक एक जन थे जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपने रोगियों को सूर्य स्नान की सलाह दी थी और वो करवाते भी थे। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, औषधि आने लगे, औषधि विज्ञान प्रचलित होने लग गया और धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा लुप्त हो गई। देखो, रोगों को दबा देने वाला तत्काल दबा देता है। एक तरफ से औषधि जो होती हैं, एक छलनात्मक प्रभाव होता है। ये औषधियों का मानव के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है जिससे कि एक अनजान जनता धोखे में आकर के चमत्कारिक व तात्कालिक रिलीफ को ही पूर्ण समझने लगी कि हाँ, हमारा तो पूरा इलाज हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान जब कोई औषधि लेते हैं तो इससे रोग अच्छे नहीं होते बल्कि रोग दब जाते हैं। और जैसे कि किसी चीज़ को दबा दिया जाता है तो बाद में एकदम से विस्फोट होता है, उसी तरह से बहुत दिनों बाद में जब बीमारियां दब जाती हैं एक एक करके तो बहुत बीमारी शरीर के अंदर एक भयानक रूप धारण कर लेती हैं। भारत में जैसे लुई कुने की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जो कि बहुत प्रचलित पुस्तक है, जिससे प्राकृतिक चिकित्सा दोबारा उभर कर आई। और हमारे एक भारतीय जो महात्मा गांधी जी थे, जो भारतवर्ष के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने एडोल्फ जुस्ट की एक बुक थी जिसका नाम था रिटर्न टू नेचर, उस बुक को पढ़ा और उससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया और एक महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को भारत में फिर से डंका बजाया था। और उन्हीं से प्रभावित होकर के बहुत दिनों बाद एक उद्योगपति थे बहुत ज़्यादा, जिनका नाम था सीताराम जिंदल, डॉक्टर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो प्राकृतिक चिकित्सा के। उन्होंने एशिया में सर्वश्रेष्ठ विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचरपैथ एंड योगिक साइंस की स्थापना करी और बहुत ही अच्छा कार्य किया कि भारत में उन्होंने इसका प्रचार किया नेचुरोपैथी का। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा उद्देश्य सिर्फ नेचर का आपको इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक की जानकारी देना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर की फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आप हमें बताना चाहते हैं प्रकृति के बारे में आप हमसे कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत से सवाल जवाब नेचर से रिलेटेड और
जैसे कि डाइट चार्ट है, योगा है, मेडिटेशन है, डाइट चार्ट है और बहुत चीज़ें हैं। आपको कुछ जानना है या कुछ बताना है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेचर से रिलेटेड कोई भी हमारी नई वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बाहरी चीज़ों का सेवन ना करें, प्रकृति से जुड़े रहें। थैंक यू।